फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मांग की मात्रा में चेंज किस प्रकार से आता है उस चीज को हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले मैं आपको याद दिलाऊं, हम लोगों ने बात की कि मांग क्या है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एक निश्चित स्थान, समय और कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को हम लोग मांग कहते हैं। अर्थात मांग की इस परिभाषा के अंतर्गत ये तीन चीजें, निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित कीमत का होना आवश्यक है। ठीक उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग बात कर रहे हैं मांग मात्रा में परिवर्तन। तो देखिए विद्यार्थियों, मांग मात्रा में परिवर्तन को हम दो तरह से देखेंगे। पहला, मांग में कमी और मांग में वृद्धि। एक है मांग में विस्तार और संकुचन। कई बार विद्यार्थी बड़े कंफ्यूजन में होते हैं कि मांग में विस्तार और संकुचन, मांग में वृद्धि और कमी, क्या दोनों एक ही हैं या थोड़ा सा इसमें अंतर है? तो बिल्कुल आज हम इसको अलग अलग करके देखेंगे। तो मांग में विस्तार और संकुचन और मांग में वृद्धि और कमी, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो पहले हम लें, चूंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये मांग में विस्तार और संकुचन और ये मांग में वृद्धि और कमी, ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं मांग में परिवर्तन को दिखाती हैं। मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो कीमत में परिवर्तन के कारण से हो या वो कीमत के अलावा जो दूसरे घटक हैं उनमें चेंज आने के कारण से हो, लेकिन होता परिवर्तन मांग में है। तो मांग में परिवर्तन को हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक मांग में विस्तार और संकुचन और दूसरा मांग में वृद्धि एवं कमी। तो आइए पहले की हम लोग बात करें, मांग में विस्तार और संकुचन। तो मांग में विस्तार और संकुचन तब होगा, तो याद रखें, जब केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन आ जाए। क्या बोला मैंने? कीमत में परिवर्तन होगा केवल। कई बार ऐसा होता है कि कीमत में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन दूसरी जो घटक हैं उनमें परिवर्तन आने के कारण से मांग की मात्रा बदल जाती है। लेकिन उस चीज को हम यहां नहीं देख रहे हैं, हम केवल जिक्र कर रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन होना चाहिए। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, ठीक उसके परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा किस प्रकार से बदलती है, उस चीज को हम देख रहे हैं। तो मैं आपको पुनः बताऊं कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर केवल कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब मांग बढ़ती है तब हम उसे क्या नाम देंगे? मांग में विस्तार। और जब कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब मांग गिरती है उसको हम नाम देंगे मांग में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और मांग में विस्तार, एक्सटेंशन इन डिमांड। इस प्रकार से ये दो शब्द हैं, मांग में संकुचन और मांग में विस्तार, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और दूसरा एक्सटेंशन इन डिमांड। तो इन दोनों को हम एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, उसको देखें आप। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंतर्गत एक डीडी कर्व यानी मांग वक्र दर्शाया गया है जो बिल्कुल नेगेटिव स्लोप वाला है, ऋणात्मक ढाल वाला है। तो ये डीडी मांग वक्र है और यहां वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग प्राइस ले रहे हैं वस्तु की और ओ एक्स एक्सिस पर हम वस्तु की मात्रा ले रहे हैं। तो देखिए प्रारंभ में क्या होता है, माना कि वस्तु की जो कीमत है वो OP0 है। आप देखें डायग्राम के अंतर्गत OP0 की कीमत के ऊपर वस्तु की मांगी गई मात्रा नीचे देखें OQ0 है, OQ0। तो OP0 कीमत है इनिशियली, पहले
और उसके परिणाम स्वरूप मांगे की मात्रा कितनी है, OQ0। ओके, अब माना कि कीमत में परिवर्तन हो गया, यानी कि कीमत बढ़ गई और कीमत बढ़ करके OP0 से OP2 हो गई। अब चूंकि कीमत बढ़ी है तो नेचुरल डिमांड गिरेगी, तो उस वस्तु की मांग गिर करके OQ0 से OQ1 हो गई, अर्थात मांग में संकुचन हुआ। किस कारण से गिरी? कीमत में बढ़ने के कारण से मांग गिरी। इसको हम लोग कहेंगे संकुचन। इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांग में संकुचन। और उस संकुचन का माप क्या है? Q1 Q0, अर्थात Q1 Q0 तक वस्तु की मांग गिरी है। इसका मतलब Q1 Q0 जो है वो संकुचन है मांग में। ठीक इसके विपरीत अगर कीमत OP0 से गिर करके OP1 हो जाती है तो अब कीमत गिर रही है, तो कीमत गिरने के परिणाम स्वरूप मांग बढ़ती है, और वो कितनी बढ़ती है? OQ0 से OQ2 तक बढ़ती है। तो कीमत गिरने के परिणाम स्वरूप मांग में विस्तार हुआ, और वो विस्तार का माप क्या है? Q0 Q2। तो ये जो Q0 Q2 है, डायग्राम के अंतर्गत आप देख रहे हैं, वहां विस्तार लिखा हुआ है, अर्थात इतनी बढ़ोतरी हुई है मांग के अंतर्गत। किस कारण से? कीमत में कमी के कारण से। तो विद्यार्थियों याद रखें कि केवल और केवल कीमत में बदलने के कारण से जब मांग में परिवर्तन आता है, तब उस परिवर्तन को हम नाम देते हैं मांग में विस्तार या मांग में संकुचन। मांग में विस्तार कब होगा? जब कीमत गिर जाए और मांग बढ़ जाए। और मांग में संकुचन कब होगा? जब कीमत बढ़ जाए और मांग में कमी आ जाए। इस प्रकार से ये मांग में विस्तार और संकुचन का जो कंसेप्ट है वो कीमत के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, दूसरा है मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी। तो क्या होता है कि मांग में जो परिवर्तन है वो कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही नहीं आता। कई बार क्या होता है कि कीमत तो वही रहती है, स्टेबल रहती है, कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन फिर भी मांग या तो घट जाती है या बढ़ जाती है। अगर ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी। तो फिर देखें, पुनः देखें एक बार, कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और कीमत में परिवर्तन ना हो और बावजूद उसके अन्य घटकों के कारण से, अन्य कई घटक हैं जैसे मौसम, जलवायु, व्यक्ति का स्वभाव, रुचि, इनके कारण से जब मांग में परिवर्तन आता है तब हम कहेंगे कि मांग में वृद्धि हो रही है या मांग में कमी हो रही है। तो हम पहले देखें मांग में वृद्धि कब होती है। तो मांग में वृद्धि को हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज क्या होगी कि कीमत तो वही रहेगी, कीमत पहले वाली रहेगी, लेकिन उस कीमत पर भी मांग बदल जाएगी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो डिमांड कर्व है वो नीचे या ऊपर आ जाता है, यानी कि इसमें शिफ्टिंग होती है डिमांड कर्व में। पहले आप क्या देख रहे थे उसके अंतर्गत? विस्तार संकुचन में डिमांड कर्व एक ही था, मांग वक्र एक ही था, लेकिन यहां मांग में वृद्धि एवं कमी की जब हम बात करते हैं तो मांग वक्र जो है वो नीचे आ जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं, अर्थात एक की जगह दो मांग वक्र बन जाते हैं। अर्थात उपभोक्ता जो है वो पहले वाले मांग वक्र से दूसरे वाले मांग वक्र पर गमन कर जाता है। ये बड़ा अंतर है दोनों में, विस्तार और संकुचन, वृद्धि और कमी के अंतर्गत। तो मांग में वृद्धि, माना कि कीमत 3 रुपये प्रति इकाई है और वहां मांग पहले सपोज कीजिए OQ थी। अब कीमत वही है, 3 रुपये प्रति इकाई है, लेकिन अन्य किसी कारण से, मौसम के कारण से हो सकता है, आदमी की रुचि के कारण से, स्वभाव के कारण से, इन सब के कारण से, यानी कि दूसरे घटकों के कारण से मांग बढ़ सकती है। और वो मांग बढ़ करके ये जो DD से D1 कर्व का शेप ले लेती है, अर्थात मांग वक्र जो है वो राइट हैंड की ओर, ऊपर की ओर शिफ्ट अपवार्ड
शिफ्ट हो जाता है, अर्थात उसी कीमत के ऊपर मांग बढ़ जाती है अन्य घटकों के कारण से, तो हम क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ डायग्राम बी के अंतर्गत मांग में कमी, तो सेम कीमत पर माना कि मांग OQ थी, 3 रुपए प्रति इकाई के ऊपर मान लीजिए मांग क्या थी, OQ थी, तो कीमत वही रहती है 3 रुपए प्रति इकाई, लेकिन अन्य दूसरे कारणों से मांग गिर जाती है, गिर करके OQ1 हो जाती है, अर्थात हमारा जो मांग वक्र है वो DD से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उसका नाम होता है D1 इस प्रकार से इसे हम कहेंगे मांग में कमी होना। तो मैं आपको पुनः एक बार दोनों में अंतर करके दिखाऊं साफ, मांग में विस्तार और संकुचन, मांग में वृद्धि और कमी। तो मांग में विस्तार और संकुचन का जो कंसेप्ट है वो जुड़ा हुआ किससे है, कीमत से, यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब मांग बदलती है तब वो शब्द काम में लेने हैं, मांग में विस्तार और संकुचन। इसके अलावा कीमत वही रहेगी, अर्थात कीमत नहीं बदलती, लेकिन कीमत के स्थिर रहने से दूसरे घटकों के कारण से जो मांग में परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन का नाम क्या होगा, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो इस प्रकार से ये दो चीज अपने देखी, मांग में विस्तार संकुचन, मांग में वृद्धि और कमी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं जो मांग को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसमें से पहला है कीमत। बिल्कुल, तो कीमत जो है उसके परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से हम जानते हैं कि मांग प्रभावित होती है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम, और कीमत के कम होने से मांग ज्यादा। दूसरा है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप भी वस्तु की मांग बढ़ सकती है, और उसकी विपरीत आय में कमी आने पर उसकी मांग गिर सकती है वस्तु की। धन का वितरण, यदि धन का वितरण समान है तो मांग में वृद्धि हो सकती है, और ठीक इसके विपरीत नहीं है तो कम नहीं हो सकती। जलवायु और मौसम के कारण से भी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। कई बार अपन देखते हैं कि सर्दी के कारण से और जो गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, तो ये एक्चुअली मौसम का प्रभाव है, उसके कारण से भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ सकती है। उपभोक्ता का अधिमान, कई बार उपभोक्ता का मान अधिमान तय करता है, उसकी रुचि, स्वभाव, उसका जो प्रेफरेंस है, किन वस्तुओं और सेवाओं को जो कंज्यूमर वो प्रेफर करता है, जिन वस्तुओं को और सेवाओं को प्रेफर करता है, अधिमान देता है, अपनी पसंद जो हो प्रकट करता है, उन वस्तुओं और सेवाओं की नेचुरल मांग बढ़ जाती है। व्यापार की स्थिति, तो व्यापार की स्थिति से भी वस्तु की मांग प्रभावित होती है, और व्यापार की स्थिति के अंतर्गत मुख्य रूप से हम बात करते हैं तेजी और मंदी, यानी मंदी की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की मांग घट जाती है, और तेजी की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट, संबंधित वस्तु की कीमतें। तो जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, जिस एक अमुक वस्तु की हम बात कर रहे हैं कि उसकी मांग में क्या परिवर्तन हुआ, तो उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, उससे मिलती जुलती जो वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों में परिवर्तन आने से भी उस वस्तु की मांग प्रभावित होती है। और ये संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, मैंने पहले वाले लेक्चर में जिक्र किया है। वो वस्तुएं स्थानापन्न हो सकती हैं, वो वस्तुएं पूरक हो सकती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी थी, आप याद कीजिए, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करना। जैसे चाय और कॉफी, गुड़ और चीनी, ये आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। दूसरा था एक पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का जब यूज करते हैं, दैट वी विल कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इस प्रकार की वस्तु में परिवर्तन आने के परिणाम स्वरूप भी जिस वस्तु की हम जिक्र कर रहे हैं, जिस वस्तु का हम बात कर रहे हैं, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ सकती है अथवा घट सकती है। एक है दूसरा मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा, सप्लाई ऑफ मनी, जब हमारी कंट्री में बढ़ जाती है तब भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, और मुद्रा की मात्रा में कमी आने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग गिरती है।